नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल स्पर्म रिपोर्ट एनालिसिस के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, क्योंकि पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन टेस्ट के बारे में बात की है, वहाँ पे गायनेकोमेस्ट्री के बारे में बात किया और लोगों का ये कंसर्न था कि आप बताएं कि स्पर्म रिपोर्ट कैसे चेक करें, एबनॉर्मल स्पर्म रिपोर्ट है तो उसको कैसे जाँच करना है। देखो, स्पर्म रिपोर्ट तो आपके हाथ में नहीं है, मगर उसके बाद आप इसको ठीक ज़रूर कर सकते हो। इसीलिए आप अगर सीमेन टेस्ट और सीमेन एनालिसिस के लिए भेजे हैं और उसकी रिपोर्ट आपको आना है, तो आपको क्या चीज़ देखना चाहिए उसमें, इसके बारे में वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। देखो, कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में हम चेक करते हैं जब भी सीमेन एनालिसिस होता है। तो उस पैरामीटर्स, अगर जो पैरामीटर सेट है उसमें बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि स्पर्म रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर नहीं बिलोंग करता है तो स्पर्म रिपोर्ट एबनॉर्मल कह लेते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ होता है सीमेन वॉल्यूम। कितना सीमेन वॉल्यूम आता है? 1.5 to 5 मिलीलीटर्स का वॉल्यूम चाहिए होता है रिपोर्ट को ठीक ठाक से हासिल करने में। स्वीट स्पॉट होता है 2 से 3 मिलीलीटर ऑफ सीमेन। उसके बाद है स्पर्म काउंट। कितना स्पर्म काउंट है? देखो, 15 से लेकर 200 मिलियन पर मिलीलीटर तक स्पर्म काउंट हो सकता है। ये नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल की रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है टोटल स्पर्म काउंट। टोटल कितना स्पर्म रहता है उसमें? 39 to 102 मिलियन पर इजैकुलेट। पर इजैकुलेशन में 39 से लेकर 102 मिलियन होता है स्पर्म। उसके बाद है स्पर्म मोटिलिटी। कितना परसेंट मोटिलिटी, मतलब स्पर्म जो मूव करता है, क्योंकि स्पर्म जनरली ऐसे रोटेट होता है, फ्लैजिला को रोटेट करके मूवमेंट कर सकता है किसी एक दिशा में। वो मूवमेंट कितना होना चाहिए? मोर देन 40% मूवमेंट रहना चाहिए। उसके बाद प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, मतलब जो मूवमेंट हम बात करते हैं ओवरऑल मोटिलिटी, मतलब स्पर्म किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होता है स्पर्म जो किसी एक ही दिशा में मूव कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सारे स्पर्म मिलाकर एक ही दिशा में मूवमेंट करे टुवर्ड्स द एग, क्योंकि यही फंक्शन है भाई। साइंटिफिकली बात करें तो एग के तरफ ही स्पर्म की मूवमेंट होना चाहिए। स्पर्म एग में फिट होगा, इंटरेक्ट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसीलिए एक ही डायरेक्शन। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी मतलब कितने परसेंट स्पर्म एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, वो 32% होना चाहिए। स्पर्म मॉर्फोलॉजी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी रहना चाहिए। मतलब स्पर्म में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स, जो हेड होता है, कॉलर होता है, फिर टेल होता है। तो ये जब टोटल स्ट्रक्चर होता है स्पर्म की, ये टोटल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कितने परसेंट मोटिलिटी, मतलब कितना नॉर्मल रहना चाहिए। अगर आपको जानना है स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल वीडियो चैनल पे माइक्रोस्कोपी सेक्शन वीडियो में अवेलेबल है। स्पर्म अंडर द माइक्रोस्कोप लिख के आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कैसे दिखता है, कैसे मूवमेंट होता है, सब कुछ। तो यहाँ पे मोर देन 4% यहाँ पे जो है उसका नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होना चाहिए, नॉट लेस देन दैट। वाइट ब्लड सेल, मतलब वाइट ब्लड सेल जो है हमारे इम्यून सिस्टम का सेल होता है, जो हमको प्रोटेक्ट करके रखता है इन्फेक्शन से। वो वाइट ब्लड सेल स्पर्म में मौजूद तो होता है, मगर ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। इसका लिमिट जो है लेस देन 1 मिलियन पर मिलीलीटर होना चाहिए। 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 10 लाख से ज़्यादा अगर वाइट ब्लड सेल स्पर्म में आता है तो वो भी एक इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन होता है। उसके बाद आता है पीएच। पीएच कितना होना चाहिए? स्पर्म का पीएच जो है न्यूट्रल से लेकर थोड़ा बेसिक साइड पे होता है। 7.2 से लेकर 8 तक पीएच होता है। तो ये सारे नॉर्मल पैरामीटर्स है एक स्पर्म की और एक सीमेन कॉम्पोजिशन की। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन दिस सीमेन कॉम्पोजिशन जो एबनॉर्मेलिटीज आता है उसको हम अलग अलग मेडिकल टर्म्स देते हैं, और वो मेडिकल टर्म्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको। हालांकि ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके लास्ट पार्ट भी देख सकते हो, मगर यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा रहेगा स्ट्रेट अहेड, और लोग ये सारी चीज़ को लेके बातें खुल के नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आता है नॉर्मोजूस्पर्मिया और नॉर्मोस्पर्मिया इन सिंपल टर्म, मतलब नॉर्मल इजिकुलेट को, नॉर्मल सीमेन को हम कहते हैं नॉर्मोजूस्पर्मिया। उसके बाद आता है ऑलिगोजूस्पर्मिया, और ऑलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं यहाँ पर, जहाँ पे स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर मिलीलीटर से कम हो जाता है। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, बहुत पुराने स्टैंडर्डाइजेशन आप फॉलो करना है, पीजे रो एंड एटॉल 1993, उस हिसाब से अब अलग अलग स्केल आ चुका है। अलग अलग स्केल के हिसाब से अलग अलग लैबोरेटरी उसके हिसाब से जो है मार्किंग करते हैं। तो आपको रेफरेंस वैल्यू जरूर चेक करना चाहिए कि उनकी लैब में रेफरेंस वैल्यू क्या चल रहा है। किसी लैब में रेफरेंस वैल्यू हो सकता है 60 मिलियन पर मिलीलीटर चल रहा है, उससे नीचे हो सकता है 80 मिलियन पर मिलीलीटर चल रहा है, वो भी हो सकता है। अगर ये पर्टिकुलरली रोए पीजे एटॉल 1993 उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया टेबल। उसके बाद आता है एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया मतलब मूवमेंट एबनॉर्मेलिटी, मतलब वो जो टोटल प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, टोटल मूवमेंट मोटिलिटी है, उसमें प्रॉब्लम आता है, वो है एस्थेनोजूस्पर्मिया। ठीक है। उसके बाद आता है टेराटोजूस्पर्मिया। टेराटोजूस्पर्मिया मतलब 30% स्पर्म विथ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, लेस देन 30% स्पर्म विथ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मतलब जैसा नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होना चाहिए स्पर्म का,
30% से ज़्यादा पॉपुलेशन वैसे मॉर्फोलॉजी में नहीं रहता है, मतलब कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस स्पर्म में। इसका मतलब स्पर्म जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल सकता है, राइट। इसके बाद आता है मिक्स्ड, जो कि ओलिगोस्पर्मिया। इसके बाद आता है एक कॉम्बिनेशन जो कि ओलिगोजूस्पर्मिया और एस्थेनोजूस्पर्मिया की कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, तो इसको कहा जाता है ओलिगो एस्थेनो टेराटोजूस्पर्मिया। अभी सिंपल टर्म्स में बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस डिस्टर्बेंस इन ऑल 3 पैरामीटर्स, मतलब पिछला जो 3 पैरामीटर्स हम देखे हैं, ओलिगोस्पर्मिया भी है, एस्थेनोस्पर्मिया भी है, टेराटोजूस्पर्मिया भी है, तो तीनों मिलाकर अगर होता है तो तीनों नाम एक साथ कंबाइन करके बोला जाता है, तीनों में ही डिस्टर्बेंस। उसके बाद आता है एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया मतलब इजैकुलेट के अंदर कोई स्पर्म है ही नहीं। और लास्ट होता है एस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब होता है नो इजैकुलेट, मतलब इजैकुलेशन ही नहीं हुआ, तो वहाँ पर एस्पर्मिया। तो वो अलग प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम, उसको ट्रीटमेंट उस हिसाब से देना चाहिए। मतलब देखो, एस्पर्मिया अगर होता है तो इजैकुलेट होगा ही नहीं, मगर इजैकुलेशन के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एजूस्पर्मिया से लेकर नॉर्मोजूस्पर्मिया तक वो रेंज हो सकता है, ठीक है। सबसे खराब एजूस्पर्मिया, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। तो अभी देखते हैं एक सैम्पल स्पर्म रिपोर्ट, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद हम बात करेंगे कि उस रिपोर्ट में नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। तो ये है वो रिपोर्ट। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ना मैं एक कलर ले लेता हूँ पेन में। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि सेक्सुअल एब्स्टिनेशन, मतलब कितने दिन तक आप स्टेज में हो जहाँ पे सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं हुआ है, वो 3 दिन से चल रहा है। यहाँ पर टाइम ऑफ इजैकुलेशन ये सब चीज़ लिखा होता है, लिक्विफैक्शन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये सब है। थिक थिन हो सकता है, देखो यहाँ पे थिक है मतलब ज़्यादा स्पर्म है, थिन है मतलब नहीं है, ऐसा बात नहीं होता है, डिपेंड करता है बहुत सारे मैटर पर, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे इसके बारे में मत जाओ, थिक होके भी आपका जो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। कलर, यहाँ पे कलर के ऊपर डिपेंड करता है, वाइट है, ठीक है, ऑफ वाइट है, डिपेंड ऑन डिफरेंट कलर। वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, 2.7 मिलीलीटर, जो कि काफ़ी होता है एक सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट के लिए। अब आते हैं सेल काउंट, जो कि 47 मिलियन पर मिलीलीटर है। देखो यहाँ पर इस लैब का रेफरेंस रेंज दिया गया है 60 से 150 मिलियन पर मिलीलीटर, तो उस हिसाब से 47 मिलियन पर मिलीलीटर कम ही होता है, तो यहाँ पे सेल काउंट जो है वो कम है, तो ये एबनॉर्मलिटी है इसमें। अब मोर्टिलिटी की बात करते हैं। मोर्टिलिटी का जो चेकअप होता है वो एक बार से नहीं होता है, ले जाने के साथ साथ वो चेकअप किया जाता है 30 मिनट के अंदर, आफ्टर 30 मिनट्स, देन एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, उस हिसाब से मोर्टिलिटी ऑब्वियसली गिरेगा, क्योंकि बाहर जब तक आप रखोगे स्पर्म की मोर्टिलिटी धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, नरिशमेंट भी चला जाएगा, तो धीरे धीरे वो डेड होने लगेंगे। तो वैसे मोर्टिलिटी 70% से घट कर 40% तक आ गया। तो मोर्टिलिटी के हिसाब से मैं कहूँगा ये उतना ख़राब तो नहीं है, मोर्टिलिटी के हिसाब से ठीक ही था, 70 था पहले, तो धीरे धीरे घटा है। फिर फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, मतलब एक दिशा में प्रोग्रेशन, जो कि जो स्पर्म की हेड होता है उस हिसाब से स्पर्म मूव करता है, एक ही दिशा में स्पर्म की मूवमेंट ठीक है नहीं, यहाँ पर पुअर, वो सही नहीं है, तो ये पुअर है, ये एबनॉर्मल रिपोर्ट है। ये नॉर्मल था, ये एबनॉर्मल रिपोर्ट। अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो एबनॉर्मल हेड मिला, 2% स्पर्म में एबनॉर्मल हेड का स्ट्रक्चर कुछ गड़बड़ है। पस सेल मिला है 3 से 4 HP, पस सेल रहता है, ये उतना डरने की कोई बात नहीं, बहुत कम पस सेल यहाँ पे। एबनॉर्मल हेड भी बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो ये भी सही है। तो अब कंक्लूजन में 2 ही चीज़ हम देखेंगे, टोटल सेल काउंट जो है कम हो चुका है, जो कि 47 मिलियन पर मिलीलीटर होना चाहिए, 60 से 150 मिलियन पर मिलीलीटर एज पर दिस लैब रेफरेंस वैल्यू, तो वो कम है। मोर्टिलिटी में एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोग्रेशन पुअर है, बहुत कम परसेंटेज फॉरवर्ड प्रोग्रेशन कर रहा है। तो दोनों मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे ओलिगोजूस्पर्मिया है, एस्थेनोजूस्पर्मिया, दो एक साथ है, ओलिगोस्पर्मिया एंड एस्थेनोस्पर्मिया, दोनों के एक साथ कंबाइन करके हम बोलेंगे ओलिगो एस्थेनोस्पर्मिया, ठीक है। तो ये कंक्लूजन पे लिखा है, देखो ओलिगो एस्थेनोस्पर्मिया। तो आगे चलते हैं, तो ये देखो ओलिगो स्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट कम होना, यहाँ पे अलग स्केल था, मैंने बताया आपको स्केलिंग अलग हो सकता है, तो ओलिगोस्पर्मिया और एस्थेनोस्पर्मिया दोनों एक साथ आएगा, मूवमेंट और एबनॉर्मलिटी दोनों ही यहाँ पे हैं, तो इसलिए हम इसको ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया बोलेंगे। तो जिस हिसाब के आपके रिपोर्ट में लिखा रहेगा उस हिसाब से आप देख के आपको समझ आ जाएगा कि आपके स्पर्म रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या एबनॉर्मलिटी है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पर्म रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी और एबनॉर्मल स्पर्म रिपोर्ट एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस के बाद इस हिसाब से आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ये गिरता है तो आप उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक ठाक से ट्रीटमेंट करने से ठीक होता है। कुछ
घरेलू नुस्खे हैं यहाँ पर, होम रेमेडीज भी काम करता है, उसके लिए अलग वीडियो को डेफिनेटली देखना, चेक करना। सो दैट्स ऑल अबाउट द एबनॉर्मल स्पर्म रिपोर्ट एंड सीमेन रिपोर्ट एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।